फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फर्स्ट पहला कथन है कि समग्र प्रगति कार्ड, ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं कि पहला कि समग्र प्रगति कार्ड जारी कौन कर किया है। ये जारी किए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो इसमें फैक्ट है कि समग्र प्रगति कार्ड एनसीईआरटी ने जारी किए हैं। एनसीईआरटी के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों का, जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं, क्लास 8 तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन को एक दृष्टिकोण जो कि 360 डिग्री पैनल पर अंक और ग्रेड के अंतर्गत किया जाएगा। तो इसके लिए जारी किया गया है समग्र प्रगति कार्ड। ध्यान रखें, समग्र प्रगति कार्ड में पहला फैक्ट ध्यान रखेगा कि ये एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है और ये किससे जुड़ा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। ध्यान रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी भारत की है। इससे पहले 1968 और 1986 में भी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है जो अंकों अथवा ग्रेड के पारंपरिक निर्भरता से भिन्न है। ठीक है, दूसरा कथन है कि 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है जो छात्र के विकास और अधिगम के अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। और इस टाइप क्वेश्चन पूछे तो आप देख लीजिए कि इसमें क्योंकि यहाँ जोड़ दीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक क्योंकि शब्द जोड़ दीजिएगा। अब इसको पढ़ा जाए फिर से। समग्र प्रगति कार्ड छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है जो अंकों अथवा ग्रेड पर पारंपरिक निर्भरता से भिन्न है, क्योंकि एचपीसी एक व्यापक 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है जो छात्र के विकास और अधिगम के अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। यानी दोनों क्या है कि एक जुड़ा हुआ स्टेटमेंट दिख रहा है, इसलिए क्या होगा आंसर एक। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आंसर होगा 1। विजुअल है क्वेश्चन, तो यहाँ फटाफटा लग रहा है। ठीक है, तो केवम क्लाउड्स के बारे में बात की जा रही है। केवम क्लाउड्स क्या होता है कि जो एक लिक्विड वाटर ड्रॉप्स के रूप में होते हैं जो अल्टो क्यूमुलस क्लाउड के रूप में गुजरते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। कहना कि ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि ये जैसे ही विमान अपने आसपास के वायु को बाधित करता है, ड्रॉप्स आइस क्रिस्टल में जम जाती है जो अंततः भारी हो जाती है और आकाश से पृथक होकर गिर जाती है, जिसमें मेघों का
परत में रिक्त स्थान आ जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इस घटना को इसरो ने, जहां इसरो नहीं बल्कि इसको नासा ने किया था, तो तीसरा स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। और इनसेट 3D नहीं बल्कि टेरा सैटेलाइट, और कहां देखा गया था ये? मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी में देखा गया था। यानी कि हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलती है। यानी आंसर क्या हो जाएंगे? पूछा इनमें कौन सही है, तो आंसर हो जाएंगे 1 और 2। 1 और 2 सही हो जाएंगे, आंसर का 1 और 2। फिर से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि ये दिया है सही नहीं है, इनमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अधिक, यानी कि ऑलमोस्ट 57.8% कोयले आधारित है, यह स्टेटमेंट सही है। उड़ीसा भारत में एक लिग्नाइट, ध्यान रखो उड़ीसा लिग्नाइट का नहीं कर रहा है बल्कि क्या करता है? तमिलनाडु। तो उड़ीसा नहीं होगा लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए तमिलनाडु, और उसके बाद राजस्थान। तमिलनाडु और राजस्थान, यानी तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ध्यान रखिएगा कि अगर उड़ीसा किस में होगा, अगर आपसे पूछे कि कोयला में, यानी कोयला के प्रकार से नहीं बल्कि कोयला में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, वो होगा उड़ीसा। लेकिन लिग्नाइट कोयला का पूछे तो आंसर हो जाएंगे आपके तमिलनाडु, यानी दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत के प्रति व्यक्ति कोयला की खपत विकसित देशों की तुलना में कम है, यह भी सही है। और भारत की वर्तमान आयात नीति के तहत कोयला आयात अप्रतिबंधित है, यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी आंसर, क्योंकि बी क्या है? स्टेटमेंट गलती है। उड़ीसा ना होकर तमिलनाडु क्या होंगे कि लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ध्यान रखना कि प्राचीन भारत के अधिकारी और उनके विभाग से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपको याद भी नहीं रहे तो अधिकारियों के नामों में छिपा रहता है उसके विभाग का नाम। अब देखिए क्वेश्चन देखें, महाबलाधिकृत, बल से जुड़ा हुआ है। बल किसके पास रहता है? सेनापति। महादंडनायक, दंड शब्द जुड़ा हुआ है, दंड कौन देते हैं? न्यायाधीश। संधि, संधि युद्ध के बाद होता है, तो संधि क्या हुआ? युद्ध से जुड़ा हुआ हो जाएगा। भंडार, तो क्या हो जाएगा? राजकोष के अधिकारी, यानी कि आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4। जो हम देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 1 2 3 4, यानी महाबलाधिकृत सेनापति हैं, महादंडनायक न्यायाधीश हैं, संधि विग्रह युद्ध मंत्री हैं, और भंडारागार कौन है? राजकोष के अधिकारी हैं। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गए, भारत में ही बस गए थे? देखिए मनुची के बारे में आते हैं। मनुची दारा सिकों के समय आया था, यानी कि ऑलमोस्ट क्या होता है? शाहजहां के समय, और 1717 के आसपास यहीं मृत्यु हो गई थी। तो आंसर मनुची हो जाएंगे। जानना कि ये मनुची जो था वो इटली के यात्री था। आपसे क्वेश्चन पूछते कि किस पीरियड से, यानी किस राजा के समय के और कहाँ के थे? ट्रमनियर फ्रांस के थे। फार्मोसो बर्नियर ध्यान के चिकित्सक थे, फ्रांस के ही थे।
और दुआतो बारबोसा पुर्तगाल के थे। तो आपसे पूछ सकता है कि पीरियड और किसके समय आए थे, इससे जाएगा आपको। तो आंसर यहां हो जाएगी मनुची। मनुची भारत आए थे और भारत में क्या इनकी मृत्यु हो गई, तो मनुची होंगे। मनुची किस समय आए थे, शाहजहां के समय। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तराधिकार युद्ध किस समय इटली का कौन सा यात्री था, तो क्या हो जाएंगे, मनुची हो जाएंगे, आंसर मनुची होंगे। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडन और रस्किन ने किया था। लेडन और रस्किन ने किया था। लेडन अनुवाद करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी अनुवाद करते करते, तो पूरी जो कंप्लीट किया गया था रस्किन के द्वारा किया गया था। आंसर होंगे ए, आंसर होंगे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है, तो जफरनामा एक पत्र व्यवहार जुड़ा हुआ है जो गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उससे जुड़ा हुआ था। आंसर का गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जफरनामा का इतिहास दो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। एक तो गुरु गोविंद सिंह, क्लियर है कि फारसी में पत्र लिखे थे औरंगजेब को। इस साथ क्या होता कि जो शिवाजी महाराज के द्वारा भी राजा जय सिंह को पत्र लिखा गया था उसे भी जफरनामा कहा जाता है। तो उसको भी कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए आपसे, और इसमें गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन ना हो और राजा जय सिंह का जिक्र हो, शिवाजी का जिक्र हो, तो वो भी पत्र व्यवहार के रूप में आ सकता है। यहाँ होगा गुरु गोविंद सिंह, औरंगजेब। फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। तो हम देखते हैं कि अगर बात करें पुर्तगाली का पहला कोचीन का कारखाना कोचीन में, डच की बात करें मसूलीपट्टनम पहला कारखाना। इसके बाद क्या करें कि फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, हो जाएंगे सूरत, यानी अंग्रेज और फ्रांस ने सूरत में किया था। अब बात करें डेनिस का, तो त्रावणकोर। आप देख सकते हैं कि पहला कारखाना पुर्तगाली का कोचीन में, डच का मसूलीपट्टनम में, फ्रांस का सूरत में, एशिया कंपनी का सूरत में और डेनिस का त्रावणकोर में। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ क्या आंसर होगा, सूरत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमित करने के लिए बोला गया है सूची का। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जाना प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था, और ये हुआ था एक्सला-सपेल संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। एक्सला-सपेल संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा करें, दूसरा कर्नाटक 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ था। जाना कि ये क्या हुआ था कि कहीं और निर्णित रह गया था, ना कोई जीता था ना कोई हारा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जहाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध 56-63 के बीच है। 1756 से लेकर 1763 के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध है। ये पेरिस संधि से। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो ये कि एक कोड बनाते याद रखने का तरीका, कर्नाटक युद्ध में तो बड़े से छोटे के क्रम में, यानी पहला क्या हो जाएगा, एक्सला-सपेल, यानी कि बड़ा वर्ड। दूसरा का पांडिचेरी, पांडिचेरी यानी कि उससे छोटा शब्द। और तीसरा का पेरिस। यानी कि बड़ा से छोटा क्रम में क्या हो रहा है कि अब कर्नाटक युद्ध का संधि अगर आपको याद करने का तरीका अगर रखना है दिमाग में, तो एक्सला-सपेल बड़ा वर्ड है पहला, उससे जो 5 शब्दों का वर्ड है पांडिचेरी दूसरे के लिए और तीसरे के लिए पेरिस। क्योंकि वो मैसूर युद्ध में क्या होता है, छोटा से बड़े के रूप में। तो पहला क्या होगा मैसूर युद्ध में, पहला का मद्रास
दूसरा का मंगलोर, तीसरा का रगपट्टनम और चौथा का सहायक संधि। हम देखते हैं कि मैसूर युद्ध में क्या होता है कि छोटे से बड़े क्रम में बढ़ रहा है। मद्रास, मंगलूर, रगपट्टनम, सहायक संधि। वही कर्नाटक युद्ध यानी कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो लड़ाई हुई थी भारत में, उसमें घटते क्रम में एक्स्ट्रा सपेल, पांडिचेरी और पेरिस। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे आपके 4, 1, 3, 2। जैसे 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रैयतवारी बंदोबस्त से क्वेश्चन है। रैयतवारी बंदोबस्त जो था, किसान को रैयत बोला गया था और किसान और कंपनी के बीच व्यवस्था थी। वही अस्थायी बंदोबस्त में किसान और कंपनी के बीच में जमींदार थे, जो जमींदार बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। और महालवारी व्यवस्था जो थी, महालवारी व्यवस्था में ध्यान किया कि जो कि महाल का मतलब यहाँ गांव होता है, तो गांव पर लागू होता था। तो रैयतवारी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे में लागू था। महालवारी व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश और क्या हुआ कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। तो रैयतवारी बंदोबस्त लोग कौन क्या थे? मुनरो ने किया था। क्या होता? मुनरो ने, इसका नाम क्या था? एक था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जुड़े हुए रैयतवारी व्यवस्था से, और एक है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो बक्सर के युद्ध से जुड़े हुए हैं। थॉमस मुनरो आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त ध्यान रखें, अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था और कार्नवालिस के द्वारा। वही रीड वगैरह आ जाएंगे, महालवारी में आ जाएंगे। 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध की थी, क्योंकि अवध के सैनिक को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। ठीक है, और ये अगर इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के जो जनता सबसे ज्यादा 1857 विद्रोह में इन्वॉल्व रही है, वो भी अवधि है। दोनों कंडीशन में अवध में लड़ने वाले सैनिकों की संख्या भी सबसे ज्यादा 1857 विद्रोह में अवध में थी, और अवध की जनता भी सबसे ज्यादा क्या इन्वॉल्व थी युद्ध में। तो ये दोनों सेक्शन में अवध ही आंसर होंगे। आंसर क्या होगा? अवध होगा। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण, जहां गीतांजलि जो पहली बार लिखा गया था वो लिखा गया था 14 अगस्त 1910 को, और ये लिखा गया था बंगाली, मूल रूप से बंगाली भाषा में। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजी संस्करण मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1912 में छपा था। यहां आंसर क्या हो जाएंगे? 1912 हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कब लिखा गया था, तो यहां आंसर होगा 1910। आंसर क्या? 1910। तो आंसर यहाँ होंगे 1912, क्योंकि अंग्रेजी संस्करण पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ये पीटर मारिट्सबर्ग है। पीटर मारिट्सबर्ग है। और ये कब फेंका गया था? ध्यान रखिएगा कि ये फेंका गया था 1893 को, 7 जून 1893 को प्रथम श्रेणी में से इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। पहली बार नस्लीय भेदभाव किया गया था। ये पिटोरिया जा रहे थे। लेकिन एक और सेक्शन पूछता है आपसे कि गांधी जी को पगड़ी बांधने से कब रोका गया था? पगड़ी बांधने से कहाँ रोका गया था? तो डरबन में। तो डरबन में टर्बन बांधने से रोका गया था, और पीटर में उन्हें उतार दिया गया था ट्रेन से। ठीक है, आंसर हो जाएंगे बी, आंसर हो जाएंगे।
सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किस देश में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद रेडियो, ये रेडियो स्टार्ट की थी 1942 में, और ये स्टार्ट की थी जर्मनी से स्टार्ट की गई थी। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे आपके? सी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए साइंस का क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा। साइंस क्वेश्चन क्या होगा कि आपके साइंस वाले सर बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं 17 पर। क्वेश्चन है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट ये जबलपुर में है, और जबलपुर हम जानते हैं कि धुआंधार है, जो कि नर्मदा नदी पर है। अमरकंटक की पहाड़ी में कपिल धारा और दूधधारा है, दोनों भी जुड़ी हुई है। अमरकंटक की पहाड़ी जुड़ी हुई है, नर्मदा का स्रोत भी अमरकंटक की पहाड़ी है। कपिल धारा और दूधधारा क्या है कि अमरकंटक में है। चचाई जो है वो क्या है कि ध्यान रखें बिहार नदी पर है, बिहार नदी पर है, और ये रेवा जिला में स्थित है मध्य प्रदेश में। तो यानी चारों मध्य प्रदेश में जुड़े हुए हैं। लेकिन भेड़ा घाट क्या है? धुआंधार। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ। एक और क्वेश्चन आया है, ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई है। 1982 में की गई है भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना। आंसर 1982। क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? यह मकराना में पाया जाता है। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, और सबसे ज्यादा कहां, सबसे उच्च किस्म कहां पाए जाते हैं? मकराना में पाए जाते हैं। एक निश्चित आकृति के व्यवस्थित तारों के समूह को, जाना कि तारे के समूह नक्षत्र भी होते हैं, तारामंडल भी होते हैं, लेकिन अगर निश्चित आकृति शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या होगा? तारामंडल। ठीक है, नक्षत्र की संख्या 27 होती है, जो जुड़े हुए किससे? चंद्रमा से। यहाँ चंद्रमा के 27 दिन से ही नक्षत्र जुड़े हुए हैं। और तारामंडल की संख्या क्या होती है? 89 है। ठीक है, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा क्या है? पूरा विश्व 10⁻10 क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा है। निहारिका क्या होता है कि धूल एवं जलवाष्प का बादल होता है, जलवाष्प तो नहीं है, इसकी बादल होता है, जो सुपरनोवा घटना, जो तारों का टूटना होता है, उस समय इसका निर्माण होता है, सुपरनोवा घटना से जुड़ा हुआ होता है। तो निहारिका एक पिंड होता है, धूल से भरा हुआ पिंड होता है निहारिका। ठीक है, तो आंसर यहाँ जाएंगे आपके तारा मंडल। लेकिन अगर निश्चित आकृति नहीं देता तो नक्षत्र भी आंसर हो सकते थे। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। तो अपर्दन का मतलब होता है कि किसी चीज का स्थानांतरण। तो अपर्दन कह रहा है कि यानी किसी बाहरी चीज से क्या हो रहा है कि वहां के जो कि भू आकृति परिवर्तन हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा अपर्दन का कौन सा साधन? यारडांग। तो यारडांग जो होता है इसकी आकृति ऑलमोस्ट मशरूम टाइप बनती है, जो कि अब क्या होता है, कमजोर अगर चट्टान रहे और हवा की तेज रफ्तार क्या होती है, चट्टान को तोड़ मरोड़ कर देती है, उसके धूल कर उड़ा देती है। तो क्या हुआ कि यारडांग का निर्माण किससे होता है? ये वायु से होता है। यारडांग का निर्माण वायु से होता है। कॉफी बंदरगाह सेंटोस कहा जाता है, ये ब्राजील में स्थित है। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक भी है कॉफी का। ठीक है, ध्यान रखना कि वही चिकामंगलुरु, अगर क्वेश्चन पूछे कि कॉफी प्रदेश किसे कहेंगे भारत में,
चिकामंगलूर को कॉफी का खेत भी कहा जाता है भारत के लिए, तो इसे को सेंटोस। ब्यूनस आयर्स ध्यान रखना कि अर्जेंटीना की राजधानी है। रियो डी जेनेरियो साओ पोलो ब्राजील में स्थित है। बंगाल विभाजन से पहले फैक्चुअल चीज देख लेते हैं। बंगाल विभाजन पर मुहर लगा था 19 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई को लागू हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन की ये घोषणा की गई थी और लागू हुआ था 19 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर। ये 1903 से लेकर 1908 तक बंगाल के रहे थे, बाद में पश्चिम बंगाल के भी जुड़े रहे। यही जब बंगाल विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल के ही रहे, लेकिन पूर्वी बंगाल का चेंज हो गए थे। जहाँ पूर्वी बंगाल के जो गवर्नर बने थे वो बूमफील्ड फुलर बने थे। बूमफील्ड आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ? सर एंड्रूज फ्रेजर, ए आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत गवर्नर जनरल को, ये तो शब्द गवर्नर जनरल सही नहीं होगा, यहाँ शब्द होना चाहिए था वायसराय को। वायसराय को अध्यादेश, देखो अध्यादेश क्या होता है, ध्यान रखना कि जब 1858 में सारी शक्ति क्राउन के पास चल गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, तो उस समय अगर भारत को कोई भी निर्णय लेना होता था तो ब्रिटिश संसद की स्वीकृति जरूरी थी। लेकिन अगर आपातकालीन निर्णय के लिए, अगर कोई एकाएक निर्णय के लिए एक अधिकार दिया गया वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जो अध्यादेश जारी होगा और फिर क्या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होने के बाद अध्यादेश कानून बन जाएगा। तो 1858 में क्या हुआ था कि क्राउन में गया था और 1861 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। आंसर क्या हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1833 में कंपनी भारत के गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक, पहला गवर्नर जनरल कंपनी भारत के, विलियम बेंटिक। 61 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। 92 में अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। साथ साथ क्या इसमें ध्यान किया कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। 1919 सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था लाई गई थी। तो आंसर क्या जाएंगे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले लेखक थे। साइंस सेक्शन छोड़ रहे हैं हम। नेक्स्ट होता है DRDO का मुख्यालय अवस्थित है। क्या अगर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, तो ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई है। इसकी स्थापना 1958 में की गई है। भारत के लिए जितने भी शस्त्र वगैरह बन रहे हैं, मिसाइल वगैरह बन रहे हैं, वो DRDO के अधीन ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि बेतार संचार पृथ्वी के सतह निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किए जाते हैं। ये क्या? आयन मंडल, आयन मंडल द्वारा परावर्तित किए जाते हैं।
है कि अगर पृथ्वी के परत को हम काट ले 5 भागों में, निचला भाग क्या होता है कि क्षोभ मंडल होता है, जब बादल का निर्माण होता है, बारिश होती है, बिजली चमकते हैं, यानी जितना मौसमी परिघटना क्या होती है कि क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में ओजोन लेयर पाए जाते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है कि सोख लेती है। इससे पृथ्वी क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। इसके निचले भाग में ध्यान रखना कि हवाई जहाज उड़ पाते हैं या कोई गुब्बारा वगैरह उड़ पाते हैं समताप मंडल में। तो जितना भी क्या होता है कि हमारे जो कि हवाई जहाज या जेट, वो कहाँ है समताप मंडल में। मध्य मंडल ध्यान रखना कि सबसे कम टेम्परेचर का मंडल होता है, यहाँ ऑलमोस्ट टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 108 डिग्री सी होता है। इसका अंश उल्काएं जो आती है यहाँ से क्रॉस करने के बाद उल्का पिंड बन जाती है, बुझ जाती है। आयन मंडल ध्यान रखना कि यहाँ डी, ई, एफ और जी लेयर है, 4 लेयर है जो कि शॉर्ट वेव, मेगा वेव में रेडियो तरंग को मॉडिफाई करता है। तो आयन मंडल किससे जुड़ा हुआ है? संचार तरंगों से, रेडियो तरंगों से। ऊपर बहिर्मंडल है, ऊपर क्या है? बहिर्मंडल, जहाँ की विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो 5 जो भाग होते हैं, इसमें आयन मंडल में संचार, बेतार संचार जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हुआ? सी। भारत संविधान के अंतर्गत किसे मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के द्वारा रिट के माध्यम से संरक्षण किया जाता है। रिट 5 तरह से हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके माध्यम संरक्षण करते हैं। सांसद अनुच्छेद 13 के अधीन न्यायपालिका ये भी चेक करती है कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा रहा है जिससे फंडामेंटल राइट में क्या कमी आ रही है या खत्म हो रही है। तो ये कौन कर रहा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कौन कर रही है? न्यायपालिका। अगर क्वेश्चन पूछे कि फंडामेंटल राइट को खत्म कौन कर सकता है, तो संसद कौन खत्म करेगा? संसद। या नया फंडामेंटल राइट कौन जोड़ सकता है? संसद। यानी ध्यान कि बढ़ाने और घटाने का काम क्या करता है? संसद करेगी। ये क्या हुआ कि न्यायपालिका क्या संरक्षण काम करेगी। ध्यान कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, शुरुआत में 7 है। ये भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51 में, और हम जानते हैं कि राज्य के निदेशक तत्व जो होते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में पाए जाते हैं। तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष वहीं के सदस्य होते हैं, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष भी विधानसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, सभापति होते हैं, वो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इससे क्या हो जाएंगे? राज्यसभा। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, और ये भी कोई न कोई मंत्री होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ? राज्यसभा। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि
की शक्ति जो है संसद में निहित है। और शुरुआत में जब 28 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी, उसमें 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में हैं जो कि 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। तो इस संख्या में वृद्धि कौन किया है? संसद। न्यायाधीशों की नियुक्ति और शपथ ये दोनों राष्ट्रपति के अधीन है, दोनों राष्ट्रपति के अधीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? संसद। वर्तमान कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 न्यायाधीश हैं। शुरुआत में कितने थे? 8 थे। चंपारण कृषि समिति, चंपारण समिति कृषि समिति 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान बनाई गई थी। ध्यान रखिए ये 4 जून 1917 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे FG सलाई। FG सलाई अध्यक्ष थे और उस समय बिहार के उपराज्यपाल जो थे वो एडवर्ड गेटे थे। ध्यान रखा कि इसमें महात्मा गांधी भी एक सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। 4 अक्टूबर 1917 को इसका रिपोर्ट दिया गया जब 3 कठिया पद्धति को हटाने की बात कही गई। इससे क्या जाएंगे? FG सलाई। डचों ने बिहार में फैक्ट्री पटना में बनाई 1632 में। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। 1632 में डचों ने बिहार में प्रथम फैक्ट्री बनाई थी पटना में 1632 ईस्वी में। सोलह महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद थे? ये 3 थे, मगध, अंग और बज्जी। बज्जी को लिच्छवी मान चलिए, लिच्छवी बज्जी में लिच्छवी एक महासंख्या, ऐसे का 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना 2016 में चालू की गई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। बिहार विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 75 है। ध्यान रखें, बिहार किसी भी विधान परिषद की संख्या हो सकती है कि किस अधिकतम हो सकती है कि विधानसभा के 1/3 के से अधिकतम नहीं हो सकती है। यानी विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 से अधिक हो नहीं सकती है। और मिनिमम क्या हो सकता है कि 40 से कम नहीं हो सकती है। तो क्या 75 बिहार में विधान परिषद है, तो विधानसभा की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा सीट कितने हैं? 40। राज्यसभा सीट कितने हैं? 16। राज्यसभा सीट कितने हैं? 16 और विधान परिषद हैं 75। तो विधान परिषद को सदस्य होता है, इसका एक संरचना की गई है। इसमें विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 ये आर्टिकल 171 में संरचना की गई है। उसके बाद क्या है कि जो कि स्थानीय स्वशासन द्वारा 1/3, राज्यपाल के द्वारा 1/6, शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक शिक्षकों द्वारा 1/12 और स्नातक जो 3 साल पहले स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो 1/12। ये संरचना की गई है। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएंगे 75। आंसर हो जाएंगे 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे। बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? छपरा में स्थित है। रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? छपरा में स्थित है।
अनुपम झील कैमूर में है। बेगूसराय में कांवड़ झील है। जाना कि इस बार रामसर भूमि में बिहार के 3 हो गए हैं, और कांवड़ झील पहले थे, और नागा और नकटी क्या हुआ है कि 2 और जुड़ गए हैं। कटिहार में गोगाबिल, गोगाबिल झील कटिहार में है, तो आंसर कैमूर। बरला पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। बरला पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है। बिहार में पायराइट, देखो पायराइट जो है मूल रूप से विंध्यन श्रेणी का भाग है, विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। और बिहार में क्या है कि विंध्यन श्रेणी का भाग कौन है? रोहतास। तो जहाँ बिहार में पायराइट जो पाया तो रोहतास में पूरा भारत में नंबर 1 पर है। और पूछे भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट कहाँ पाए जाते हैं? वो बिहार में पाए जाते हैं। पूरे भारत का 95% पायराइट सिर्फ और सिर्फ बिहार में पाए जाते हैं, और बिहार में भी रोहतास। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लगाया था 1968 में, 1968 में लगाया गया था, और अंतिम बार 2005 में। यानी कुल 8 बार क्या हुआ कि राष्ट्रीय शासन लगाया गया है। पहला 1968 में और लास्ट 2005 में। ध्यान रखा कि पूरे भारत में पहला बार जो राष्ट्रीय शासन लगाया गया था 1951 में, वो पेप्सू में लगाया गया था। पेप्सू पंजाब का भाग कहा जाता है। 1956 में क्या पंजाब बना गया था पेप्सू को। सबसे लंबे समय के लिए जम्मू कश्मीर में, सबसे लंबे समय के लिए जम्मू कश्मीर, और सबसे ज़्यादा दिन ज़्यादा बार मणिपुर में। ठीक है, तो आंसर क्या है? 1968। बिहार में जैन धर्म लछुआर, लछुआर जमुई में है। कुछ ग्रंथों में यहाँ महावीर का जन्म स्थान बताया गया है। कुछ ग्रंथों में यहाँ महावीर का जन्म स्थान बताया गया है, जमुई। बिहार में राजेंद्र स्टेडियम छपरा में स्थित है। ठीक है। पटना में कौन सा स्टेडियम है? मोइनुल हक स्टेडियम का है, पटना में है। बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ध्यान रखना कि 251 फीट की प्रतिमा बन रही है, और सीता जी के जन्म स्थान के रूप में सीतामढ़ी में। कहाँ बन रही है? सीतामढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गिद्धेश्वर पर्वत, जब गिद्धेश्वर पर्वत जो जुड़ा हुआ है वो रामायण काल में रावण और जटायु के बीच युद्ध से जुड़ा हुआ है। जटायु रावण युद्ध से जुड़ा हुआ अवशेष यहाँ है। तो ये गिद्धेश्वर पर्वत है, जमुई में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमुई में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जटायु युद्ध, जटायु और रावण के बीच युद्ध हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग संगठन जो है ये 8 देशों का संगठन है, जिसमें से नॉर्डिक के 5 देश और बाल्टिक सेक्शन के 3 देश जुड़े हुए हैं। नॉर्डिक के 5 देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। ये 5 देश हैं जिसको नॉर्डिक देश कहे जाते हैं। ये बाल्टिक देश होते हैं। बाल्टिक में आज 3 देश हैं लताविया इस संगठन में, लताविया, लिथुआनिया और हो जाएंगे एस्टोनिया। ध्यान रखना कि ये 8 जो संगठन है, आइसलैंड भी है, लताविया भी, लिथुआनिया भी, सभी 3।
इसका निर्माण किया गया था 1992 में। इस सहयोग संगठन का निर्माण 1992 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब साइंस सेक्शन आता है। तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट 2022 में कथन पूछा गया। 2022 रिपोर्ट आया बनाया गया, लेकिन रिलीज हुआ 2024 में। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक भारत में तेंदुओं की संख्या में 8% गिरावट आई, नहीं 8% की वृद्धि हुई है। 8% की वृद्धि हुई है, यानी पहला स्टेटमेंट गलती हो गया। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, सही है। तेंदुओं की आधी से अधिक आबादी शिवालिक प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर नहीं है, यानी शिवालिक क्षेत्रों के अंदर मौजूद है। ऑलमोस्ट 56% जो तेंदुओं की आबादी है वो शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये बाहर शब्द प्रयोग कर दिया है, यानी कि एक गलती हो जाएगा। तो 1 और 3 गलती है, 1 और 3 गलती है, क्वेश्चन पूरा सही नहीं है। ऐसे केवल 1 और 3। तो एट द केप जो है, इसको कहा जाता है कि जो युद्ध में सहायक सचिव के रूप में रहते हैं। तो यहां गया कि राष्ट्रपति के पास क्या है कि 5 एडी कैंप होते हैं, इसमें से तीनों सेनाओं के, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 3 हो जाते हैं। सेनाओं से 3 सेनाओं से और एक नौसेना वायुसेना से, यानी थल सेना से 3 और 1 नौसेना से और 1 वायुसेना से, 5 ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। वही राज्यपाल में क्या होता है कि 1 सेना से और 1 पुलिस बल से, 1 सेना से और पुलिस बल से। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। और आपसे पूछे एक और तीसरा प्रश्न आता है, सेना अध्यक्ष। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं, उनके पास 3 होते हैं। ठीक है, तो यहां आंसर होगा 1 और 2। लखवार 82 बांध उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, यमुना नदी पर है। किस अर्थशास्त्री ने भारत सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ध्यान रखना कि पहला राष्ट्रीय गणना जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखो वैज्ञानिक गणना नहीं थी, वो एक अंदाजा लगाया गया था कि 20 रुपए प्रति साल एक प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन 1931 में VKRB राव ने पहला वैज्ञानिक गणना किया है। आंसर का VKRB राव। गॉडगिल फॉर्मूला के आधार पर विशेष राशि दर्जा दिया जाता है। और वायवीय अलग समिति जाना गरीबी मापक समिति थी, गरीबी मापन समिति। आंसर क्या होगा? VKRB। अनवरत योजना ध्यान रखना कि 1978 से लेकर 1980 तक चलाया गया था। यानी एक ही साल में योजना का निरूपण किया जाए, एक ही साल में जो प्रतिफल हो उसको उसके अनुसार अगला योजना डाला जाए। ताकि ये लिया गया था एशियन ड्रामा से। अनवरत योजना जो था, रोलिंग प्लान, मूल रूप से रैगनर नक्स का सिद्धांत था। इस सिद्धांत को गुरनार मेडर ने अपने किताब एशियन ड्रामा में दिया था, जहां से जो DT लक्कड़वाला थे उन्होंने भारत में लागू किया था। आंसर क्या होगा यहाँ? एशियन ड्रामा। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, M विश्वेश्वरैया, किसी किताब है? विश्वेश्वरैया किताब है। इसे पहली बार भारत में प्लानिंग की बात की गई थी। आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये साइंस सेक्शन है। करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स मूल रूप से दिया गया इन्फॉर्मेशन को दिया गया है आपको
जिससे क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, जिससे फायदा हो सके। कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, पहले ध्यान रखना कि सही है सही नहीं पर देखना है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत यह प्रत्येक 5 वर्ष पर एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इसमें एकत्र के डाटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद निर्धारणता दर, उपभोक्ता मूल्य, मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेत तक प्राप्त करने के लिए भी क्या था, ये भी सही है। दोनों सही है, कुछ सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। भारत टैक्स 2024 कथन विचार कीजिए 5F जो विजन है यह है कि फार्म टू, यानी फार्म टू कहाँ, फाइबर फार्म टू फाइबर, जैसे कि रेशा वैसा बनाया जाए। कपड़ा उद्योग जुड़ा हुआ है, फार्म फाइबर यानी खेती से क्या चल जाए, फाइबर यानी कि जिसे उसका फिर खेती से कहाँ पहुंचे, फैक्ट्री। और वो कपड़े क्या हो, फैशन में आ जाएं। एफ फॉर फैशन। और ये क्या है कि फॉरेन, विदेश में निर्यात हो, विदेश में निर्यात हो। ये 5F है कि खेती जो किया जा रहा है उसे फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ये 5F जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है कि सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रमंडल खेलों का किस देश में होगा, ध्यान रखना कि पहले विक्टोरिया में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है। अभी क्या है, कोई निर्धारित नहीं है। विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, वो मना कर दिया है, वो तैयार नहीं है। अभी तक डिसाइड हुआ कहाँ किया जाएगा, ठीक है। आंतरिक बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तो तिलहन में जो होंगे वो होंगे, तिलहन में क्या क्या आएंगे, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, ठीक है। साइंस सेक्शन सर देख लेंगे, साइंस है भाई। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय पाली भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध ग्रंथ जितना भी होगा ज्यादातर क्या है, पाली भाषा में ही लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं कि आदि विराह जो है नागभट्ट द्वितीय जुड़े हुए हैं, जहाँ की कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिभागी थे। कन्नौज गद्दी बैठने के बाद इन्होंने अपना उपाधि धारण की थी आदि बराह का, आदि बराह का। दक्षिण भारत कुछ ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। तिरुकुरुल दर्शन ग्रंथ है, तुलक्कपियम व्याकरण ग्रंथ है, शिल्पाधिक्रम प्रेम कथा है, और मणिमेखला वणिक कथा है। तो क्या होगा, 2 4 3 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3, ठीक है। क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर, तो उत्तरी भाग पर राजाराज प्रथम ने कब्जा किया था, लेकिन संपूर्ण भाग पूछे, संपूर्ण श्रीलंका, तो क्या होगा, राजेंद्र प्रथम होगा। तो ऐसा यहाँ का उत्तरी भाग पूछा है तो राजाराज प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो मिलाने के लिए बोल रहा है
ठीक है, बरार इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर ध्यान रखना कि निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही। तो 1324 1324। निम्नलिखित अधिनियम में कौन सा ये घोषणा करता है कि भारत संविधान के भाग तीन यानी कि फंडामेंटल राइट, तो किसी उपवन से संशोधन करने की कोई शक्ति संसद में नहीं है। गोलकनाथ केस में 1967 किया गया था कि अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो अलग संविधान सभा का निर्माण कीजिए। ठीक है, इस केस में कहा गया 1967 में, लेकिन उसके बाद 24वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें कहा गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि वो अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। इसी को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि संसद परिवर्तन कर सकती है लेकिन मौलिक ढांचा को छोड़कर। तो अगर क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं करने की शक्ति पूछे तो गोरखनाथ बाद, परिवर्तन करने की शक्ति पूछे तो केशवानंद भारती, लेकिन साथ क्या लिखा हुआ है, मौलिक ढांचा को छोड़कर। ठीक है, ऐसे कहा बी, ऐसे कहा बी। कौन सा मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, तो अनुगमन करना ठीक है, सही है। ये अनुच्छेद 49 है। अनुच्छेद 49 जो है वो डीपीएसपी का भाग है, तो आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या सी होगा। उपराष्ट्रपति कार्यालय के समय निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचन किया जाता है। यहाँ के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ क्या होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होंगे, पहला स्टेटमेंट गलती हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति में निर्वाचित प्लस मनोनीत यानी कुल सदस्य, और राष्ट्रपति में निर्वाचित। कारण क्या है कि राष्ट्रपति मनोनयन खुद कर रहे हैं, इस कारण से वो खुद के लिए वोट नहीं ले सकते उससे। 84 का 1। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? कि 5 वर्ष ठीक है, किसी उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये सब जुडिशरी मजिस्ट्रेट के रूप में ये इसका कंडीशन नहीं है। इसका क्या डी। ठीक है, भारत के नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु पूरी कर नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो, 10 वर्ष उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में वकील रहे हों, और राष्ट्रपति की नज़र में विधि के जानने योग्य हो। तो ये 5 कंडीशन है, ये दिए आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वो है यानी जो एक्स्ट्रा अधिकार मिला है। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते, ठीक है, सदस्य के रूप में ठीक है, मत बराबरी का अवस्था मतदान करते हैं, हाँ ये है, ठीक है। सी, एक विशेष अधिकार मिल जाता है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को जो कास्टिंग वोट का अधिकार है इसको भी मिल जाता है कि अगर बराबर हो वोट दे सकते हैं। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में लिखित कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सही है। राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने के लिए मंत्रिपरिषद परामर्श देती है, ठीक है। अनुच्छेद 74, किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए कह सकता है, एक बार कह सकता है। अनुच्छेद 75 44वां संशोधन 1978, इसमें कहा गया पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मंत्रिपरिषद द्वारा न्यायिक परामर्श दात्री जो है आर्टिकल 143 ये राष्ट्रपति के अधीन है, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ले सकते हैं, ये मंत्रिपरिषद के पास नहीं होते हैं। सेकंड बार डी गलती है, आंसर डी। समझ रहे हैं?
कि परामर्श लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, मंत्रिपरिषद को प्राप्त नहीं है। वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस स्पेन, ठीक है, कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान, हॉलैंड। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएंगे 2143 2143। कोशीगुम सुमित नहीं है, हेक्टर मोलोबक्सा यूज सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल यूज सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहाय संधि कहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये गलती हो जाएंगे। तो इससे क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1790-92 में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अठारह विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहिब आलम की उपाधि दी? बख्त खान को। किसे दी थी? बख्त खान को उपाधि दिया था, ठीक है। देखिए आंदोलन सेक्शन, आप हर वक्त ध्यान रखें, आंदोलन सेक्शन क्या होता है कि बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे, तो आंदोलन सेक्शन को एक अलग से नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या कि आपको एक कोड बना लीजिएगा, कहाँ हुआ था, इसके नेता कौन थे और कब हुआ था, ये बात का ध्यान रखिएगा इस चीज का। पावना, अहोम, ठीक है। पावना विद्रोह 1873-1875 के बीच में, अहोम 1828 में, कोल 1831-32 में और संथाल 1855-56 में। तो इन सबको 1 2 डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1942 के आंदोलन के दौरान जब जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था उस समय लिखे थे, अहमदनगर सेंट्रल जेल। लैंड होल्डर सोसाइटी, ध्यान रखिए भारत का सबसे पहला राजनीतिक संगठन है वो लैंड होल्डर सोसाइटी था। सबसे पहला राजनीतिक संगठन था। ध्यान रखिए इसका जो निर्माता के थे ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838-39 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ध्यान रखिए विलियम एडम्स ने लंदन में क्या किया था। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। तो 4321। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? पृथक निर्वाचन मंडल, ये इन्होंने अनुशंसा नहीं की थी। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन है ऊर्जा दस्ता ब्यूरो, ताकि ये पर्यावरण संरक्षण 1986 से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि जिसको बनाया जा सकता है, सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, ये नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। तो भारत सा सही है। ये इसके प्राथमिक उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा क्षमता कम करना नहीं बल्कि वृद्धि करना। तीसरा गलती हो गया, ऐसा क्या हुआ? सही है। सही देखो, सही इसमें सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। जैसे का केवल भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
बिहार से कौन कौन प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार केसरी जो जाने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? एक चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा पर? एफजी सलाई के नेतृत्व में। एफजी सलाई के नेतृत्व में एक चंपारण एग्रीकल्चरियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। एनएससी हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की विभाजित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया गया था? इस्तीफा दिए गए थे राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण से। इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया गया था। अब बाकी मंत्रिमंडल दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल करने के कारण से। आजाद ध्यान कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के पहाड़ियों में अजादस्ता का निर्माण किए थे। ये निर्माण किस आंदोलन के दौरान हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस मगध संघ बज्जी यानी लिच्छवी, तो लिच्छवी को जीतने वाला अजात शत्रु। और ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ही इन्हें उकसाया था कि बज्जी को जीतने के लिए, यहाँ की इसी से अजातशत्रु। और इसी बज्जी को जीतने के लिए पाटली जो कि ग्राम छावनी बनाया गया था, बाद में पाटलिपुत्र उदयन ने क्या पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। उस तत्काल 11 अगस्त 1942 में पटना में विद्यार्थियों के जुलूस पर किसके कहने पर गोली चलाई गई? उसमें तत्कालीन जो वहाँ जिला कलेक्टर थे WG आर्चर, उसके कहने पर गोली चलाई गई थी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह हैं। अब वर्तमान बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव। जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं राम दयालु सिंह। बिहार विधान परिषद अभी जस्ट क्वेश्चन हो चुका है, 75 है। एक विधान परिषद का स्थापना समाप्ति 169, तो 168 विधानमंडल। 169 में विधान परिषद गठन जो 6 राज्यों में है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 170 में विधानसभा और इसकी संरचना, विधान परिषद की संरचना 177 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई है। अब 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में पटना कॉलेज। बिहार में पंचायती राज 17 फरवरी 1962। वही अगर भारत में पूछे 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले में किया गया था। बिहार में 17 फरवरी 1962 में किया गया पंचायती राज की स्थापना। करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं। भारत पहला कौशल केंद्र बनाया कहाँ, उद्घाटन कहाँ गया? उड़ीसा में किया गया है। दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है, ध्यान रखना, हैदराबाद में बनाया गया है। हाल ही में किस भारत संसद और लेखक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोबलियर डे ला लीजियन डी हुनर से सम्मान क्या ये क्या गया है? शशि थरूर को। शशि थरूर केरल से जुड़े हुए हैं। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी देश पूछ रहा है, तो रूढ़िवादी देश कौन? ग्रीस। कुछ बिहार बजट से क्वेश्चन है, तो कितना बजट पेश किया है? 278,725, 278, 725 याद रखिएगा, 278 याद रखिएगा। नहीं, असम गुवाहाटी में कितने करोड़ के? 11,000 करोड़ रुपया है। 11,000
करोड़। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, टिक मार्क तो टिक मारा हुआ है। पीएम सूर्य कुछ घर मुफ्त बिजली योजना, या इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त में 300 यूनिट मुफ्त में दिए जाएंगे। 300 यूनिट मुफ्त में दिए जाएंगे, यानी कि 10 यूनिट पर डे, 10 यूनिट पर डे मुफ्त में दिए जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल परिवार के लिए अच्छा ऊर्जा उपभोग होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना के अंतर्गत कौन सही नहीं है, इसमें 20 राज्य, इसमें 20 राज्य नहीं, सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। आंसर क्या है? सी। केटुलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है, वो हंगरी के थे। कहाँ के थे? हंगरी के। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी और मैथिली साहित्यकार उषा किरण खान निधन हो गया। बिहार किस जिले से जुड़ी हुई है? ये दरभंगा जिले से। मैथिली है तो दरभंगा होगा ही, ठीक है। हाल ही में भारत के प्रथम सर्वेक्षण मालवाहक जहाज को भारतीय सेना में शामिल किया गया, इसका नाम है INS संध्या। करंट अफेयर है, फैक्चुअल बातें हैं, उसको टिक मारना है। कुछ बातें एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा बातें होंगे तो बता देते, ये फैक्चुअल बातें हैं। कुछ करंट साइंस क्वेश्चन है। क्वेश्चन बातें हैं, सुमित पूछ रहा है, कोयली गुजरात में है, नागीपट्टनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में और तातीपाका आंध्र प्रदेश में। ऐसा क्या होगा? नागीपट्टनम। एक 128 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो बालको कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकट यूपी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, नालको कोरोपुट, यानी 2413। नकारात्मक दर्ज की गई है नागालैंड की। नागालैंड की जो 1 से लेकर 11 के बीच पॉजिटिव थी सबसे ज्यादा, और जो 11 वाले में जनसंख्या जो रिपोर्ट में नकारात्मक हो गई थी। आंसर नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी क्रिया में निर्मित अंतर्वेदी, यानी कि अंदर में जो बना है, यानी बेकोलिथ लोथिलिथ जो ये सब बना है अंदर में बना है। ज्वालामुखी कुंड बाहर में बनते हैं, ज्वालामुखी कुंड बाहर में बनते हैं। ऐसा क्या है? ज्वालामुखी कुंड। ग्रेनाइट का 2 मुख्य घटक हैं। तो ग्रेनाइट का जो मुख्य घटक है वो है सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, भारत में दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट टूटने से लाल मिट्टी बनती है। सिलिका और एल्युमिनियम क्या है? इसका मुख्य घटक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है जल चक्र पर, सॉरी आर्द्रता पर, सापेक्षिक आर्द्रता पर। तो क्या हुआ? वायुमंडल के नमी पर। बिहार सर्वाधिक मक्का उत्पादन किया जाता है कटिहार में। सर्वाधिक मक्का उत्पादन कटिहार में किया जाता है। सत्रह फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में समन अंतरिक्ष के इसरो किस पर गठन किया गया है? ये क्या गया है? GSLV F14। एक्चुअल बातें हैं, नोट कर लीजिएगा। कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा राजकोषीय घाटा GDP कितना हो सकता है? 5.1%। राजकोषीय घाटा इक्वल टू बजटीय घाटा प्लस
ऋण, ये कितना है 5.1%। भारतीय खाद्य नाम के अधिकृत पूंजी बढ़ा कितना क्या है 21,000 करोड़ कर दिया गया है, 15,000 से 21,000 करोड़ कर दिया गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखें कि यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारत स्टेट बैंक 2000 की नहीं, स्टेट बैंक जारी नहीं करती है। फेमा 1999 के तहत प्रभावित भारत के निवासी एसजीबी में निवेश कर सकता है, केवल 2। ठीक है, बॉन्ड है आरबीआई क्या स्टेट बैंक ने बल्कि क्या हुआ आरबी केंद्र संबंध में संविधान केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा की व्यवस्था की है, जो क्या है संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। संसद और राज्य संपत्ति सूची के में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकती है, सही है। अगर दोनों में विवाद होगा तो संघ केंद्र सरकार कानून ज्यादा लागू होंगे। बाकी बचे विषयों पर संबंध में कानून बनाने के अधिकार राज्य को नहीं है बल्कि संघ को है, यानी कि तीसरा गलती हो गया, 1 और 2। विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव। प्रारंभिक शासन काल कुल्हाड़ी मिली है, नालंदा मिली है, कुल्हाड़ी नालंदा मिली है जेठियन में। ठीक है, बाकी मैथ है, मैथ और साइंस दूसरे सर पढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।